Hello, my dear students and friends. This is Computer Concepts A.K. Pandey. Welcome to my YouTube channel. आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ एक प्रैक्टिस पेपर जिसके माध्यम से मॉक टेस्ट दे करके पता कर सकते हैं कि आपके फाइनल में आपका क्या स्कोर आने वाला है। तो कई दिनों से हमारे व्यूअर्स और हमारे स्टूडेंट्स इसका इंतज़ार कर रहे थे और स्कूल एक्टिविटीज़ में एग्ज़ाम में बिज़ी होने के कारण ये थोड़ा डिले हो गया ज़रूर, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब आपके सामने मैं ये प्रैक्टिस पेपर 1 टर्मिनल 1 का जो एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है आपका, उसको लेकर के आपके सामने मैं प्रस्तुत हूँ। 35 नंबर का ये पेपर टर्मिनल 1 90 मिनट का एमसीक्यू बेस्ड, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग पर भी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव हैं और लिटिल कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्टिव भी हैं, सिंपल ऑब्जेक्टिव भी हैं। तो कई तरह के प्रश्नों का मिश्रण सीबीएसई ने तैयार किया है इस पेपर में टर्मिनल 1 के लिए। इसकी गाइडलाइन मैं आपको पिछले सैम्पल पेपर में सीबीएसई के सैम्पल पेपर में दे चुका हूं, और यहाँ हम देख लेते हैं फटाफट कि ये इसके जनरल इंस्ट्रक्शंस जो दिशा निर्देश हैं वो क्या हैं। तो ये पेपर आपका 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, ए, बी और सी। 1 से 25 क्वेश्चन सेक्शन ए में, 26 से 49 यानी 26 to 49 सेक्शन बी में, और क्वेश्चन नंबर 50 से 55 तक सेक्शन सी में। इसमें आपको चॉइस मिल जाती है 1 to 25 सेक्शन ए में केवल 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 26 से 49 तक 24 क्वेश्चन हुए, 24 में से आपको यहाँ पर 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 50 to 55 6 क्वेश्चन होते हैं और उसमें से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 1 क्वेश्चन की चॉइस है। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। अब आपको टोटल कितने करने हैं, 20 + 20 + 5 45 क्वेश्चंस करने हैं, और 45 में आपको मार्क्स कितने मिलने हैं, 35 मार्क्स मिलने हैं। इसका मतलब जो आपका हर क्वेश्चन है दैट यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में दे रहा है ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। इसका मतलब 45 क्वेश्चन को 35 मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप क्या करेंगे, 35 डिवाइडेड बाई 45, तो ये आपका 0.77 कुछ फिगर आ जाएगा। दैट मीन्स हर क्वेश्चन का जो वेटेज है मार्क्स का वो 0.77 के आसपास मिलेगा आपको। क्योंकि ये कंप्यूटराइज चेकिंग होनी है, ओएमआर मशीन से चेकिंग होनी है, ऑप्टिकल मार्क रीडर से, इसलिए इसकी प्रोग्रामिंग इस तरह से सीबीएसई ने किया हुआ है कि हर क्वेश्चन को 0.77 मार्क्स देने में कोई परेशानी नहीं होगी। दैट विल बी डन ऑटोमेटिकली थ्रू द सॉफ्टवेयर। आइए हम लोग बिना समय वेस्ट किए हुए आगे चलते हैं। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ याद दिला देना चाहता हूँ कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपके पास यथाशीघ्र पहुँच जाए। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 क्या है उसकी तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं पूरा पेपर। पूरा पेपर पर जाने से पहले आप यहाँ से देख सकते हैं एक ऐसे ही जनरल ओएमआर शीट मैंने दिखाया है। ये सैम्पल पेपर जो आपका सीबीएसई में सॉल्व करा रहा था उसमें भी मैंने ये दिखा दिया था। रोल नंबर वगैरह आप यहाँ पर अच्छी तरह से फीड करेंगे, और ओएमआर शीट का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो तो सीबीएसई रिलीज करेगा, उसके बाद ही पता चलेगा। बट इन तीनों सेक्शन में हर क्वेश्चन में 4 चॉइसेस हैं, और इन चारों चॉइसेस में से एक को आपको डार्क करना है एज पर योर आंसर। तो ये सभी को पता है। यहाँ पर रोल नंबर में भी आपको एनसर्कल करना पड़ेगा, सर्कल्स को डार्क करना पड़ेगा। उन फिगर्स को यहाँ 0 से 9 फिगर दिए होंगे हर कॉलम में, उसमें से आपको करस्पॉन्डिंग रोल नंबर जो आप बॉक्सेस में लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग डार्क करना पड़ेगा। तो that will be given in the instruction sheet of the question paper। वहाँ पर आपको लिखा होगा, दिया गया होगा, उसे आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, तब ओएमआर शीट भरेंगे। आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ।
यहाँ से ये आपका पेपर का स्ट्रक्चर है, ये इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर लिखे हैं जिसे मैंने आपको स्लाइड के माध्यम से दिखाया। विच पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए का, इसमें आपको 25 क्वेश्चन में से कितने अटेम्प्ट करने हैं? 20 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, विच कलर कोड ऑफ दिस इज नॉट अ वैलिड कलर कोड इन मैटप्लॉटलिब? मैटप्लॉटलिब में कौन सा कलर कोड वैलिड नहीं है? तो W फॉर वाइट होता है, K फॉर ब्लैक होता है, Y फॉर येलो होता है, X कोई कोड नहीं है। तो इस तरह से आपका ये जो आंसर है ये सही होना चाहिए, राइट। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, डिजिटल कम्युनिकेशन इंक्लूड ईमेल, टेक्सटिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग, ऑल ऑफ दी अबव। तो डिजिटल कम्युनिकेशन में ये सारा आता है, तीनों ऑप्शंस आते हैं, इसलिए ऑल ऑफ दी अबव पार्ट डी इज करेक्ट आंसर। विच टॉक्सिक कंपाउंड इज फाउंड इन ई वेस्ट? ई वेस्ट में कौन सा टॉक्सिक कंपाउंड होता है? लेड, जी हाँ लेड होता है, कैडमियम भी होता है, बेरिलियम एंड ब्रोमिनेट, फ्लेम रिटार्डेंट्स भी होते हैं, तीनों होते हैं, इसलिए इसका भी आंसर आपका पार्ट डी होगा, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है। डैश पैकेज कम अंडर फॉस, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में कौन सा पैकेज आता है? लाइबर ऑफिस, ओपन ऑफिस, जैसे हमारा MS ऑफिस है माइक्रोसॉफ्ट का, उसी तरह से ये दोनों ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉस कैटेगरी में आते हैं। और दोनों में जिस तरह से MS ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सारे सॉफ्टवेयर पैक हैं पैकेज के अंदर, उसी तरह से लाइबर ऑफिस में और ओपन ऑफिस में भी इसी तरह के सॉफ्टवेयर पैक हैं। तो बोथ ए एंड बी, पार्ट सी शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारा विजुअलाइजेशन से रिलेटेड है। किस तरह से आप मैटप्लॉट लाइब्रेरी को इंस्टॉल करते हैं? सभी को पता है मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी इज रिस्पॉन्सिबल टू ड्रॉ 2D चार्ट्स, 2D ग्राफ्स। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए हम क्या लिखते हैं कमांड? आपको पता ही है, पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। ये इंस्टॉल पिप गलत है, इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब भी गलत है, पिप मैटप्लॉटलिब भी गलत है, पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। क्वेश्चन आता है कि अगर आपको यहीं पर मैं बता दूं अनइंस्टॉल करना हो तो क्या लिखेंगे? यहीं पर लिखेंगे पिप अनइंस्टॉल और लाइब्रेरी का नाम, तो वो अनइंस्टॉल हो जाएगी लाइब्रेरी। इसी तरह से पैंडाज लाइब्रेरी भी आपके पास है, जिसे पिप इंस्टॉल पैंडाज से इंस्टॉल करते हैं हम लोग। तो पैंडाज जब इंस्टॉल होता है तो नमपाई ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। और जब भी चाहें आप इंडिविजुअली बिना पैंडाज के तो नमपाई को अलग से भी इंस्टॉल कर सकते हैं पहले, उसके बाद पैंडाज इंस्टॉल करते हैं। लेकिन कई बार ये कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, इसलिए पैंडाज को जब इंस्टॉल करें उस समय जो नमपाई इंस्टॉल हो रहा है वो उसकी कंपैटिबिलिटी एग्जैक्टली सही होती है। छठा क्वेश्चन है, पैंडाज सीरीज इज 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल? सीरीज जो होती है पैंडाज का सीरीज ऑब्जेक्ट, ये 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है, आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो सीरीज के 2 पार्ट हैं, उन्हें जाकर के आप वीडियो कंप्लीटली देख सकते हैं। तो सीरीज के जो टॉपिक आपके एग्जाम में आ रहे हैं वो सारे उसमें बाकायदा एक्सप्लेन किए हुए हैं। सातवां प्रश्न है, पाइथन लैंग्वेज वाज बिल्ट इन द ईयर डैश बाय वेस गाइडो ऑन रोसम। तो इन्होंने इसको डेवलप किया था, कब किया था? 1991 में। तो इसका आंसर 1991 होना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, इन मैटप्लॉटलिब प्लॉट इज अ डैश? लाइब्रेरी है कि लैंग्वेज है कि पैकेज है कि फंक्शन है? तो जी जनाब ये प्लॉट फंक्शन है, तो 8वें का डी पार्ट आपका करेक्ट है। 9th क्वेश्चन है आपका, टू गेट नंबर ऑफ डायमेंशंस इन डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डैश एट्रीब्यूट इज यूज्ड? कौन सा एट्रीब्यूट यूज किया जाता है नंबर ऑफ डायमेंशन प्रिंट करने के लिए? जैसे कि सीरीज में 1 डायमेंशन होती है और डेटा फ्रेम में 2 डायमेंशन होता है, पैनल में 3 डायमेंशन होता है। पैनल हमारे सिलेबस में नहीं है, तो अगर किसी का भी डायमेंशन आपको पता करना है सीरीज का या डेटा फ्रेम का, तो आप सिंपली लिखेंगे सीरीज का नाम या डेटा फ्रेम का नाम डॉट एनडिम, तो आगे प्रिंट लगा देंगे, तो एनडिम विल रिटर्न नंबर ऑफ डायमेंशन, 2 रिटर्न करेगा इन केस ऑफ डेटा फ्रेम, राइट। शेप एट्रीब्यूट, आइटम साइज और साइज, ये सभी एट्रीब्यूट आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए।
जो आपको दिए गए हैं वीडियोस, उनके माध्यम से ये सारे एक्सप्लेन किए गए हैं। तो वहाँ जाएंगे तो आपको इन पर सारा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो ये थोड़ा एफर्ट्स तो करना पड़ेगा आपको, वीडियोस फास्ट चला करके आप इन सब का रिवीजन कर लें, लेकिन रिवाइज ज़रूर करें। थॉरोली रिवीजन करेंगे तब आप एमसीक्यूज को करेक्टली अटेम्प्ट कर पाएंगे। अदरवाइज किसी रॉन्ग ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर देंगे और आसानी से 1 मार्क या 0.77 मार्क्स लूज कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए एमसीक्यू लोग बताते हैं बहुत इजी होता है, तो मैं कहता हूं कि ये बहुत डिफिकल्ट होता है। जब तक आपको ट्रांसपेरेंट और थॉरो नॉलेज नहीं है, आप गलत ऑप्शन चूज कर जाएंगे और आसानी से उसके मार्क्स लूज कर देंगे। जबकि जब थियोरेटिकल होता था, पैराग्राफ में कुछ लिखना होता था, तो कुछ ना कुछ आप एक्सप्लेन करते थे, हाफ मार्क तो मिल ही जाते थे उसके। लेकिन यहाँ पर हाफ या तो मिलेंगे पूरे मार्क्स या तो डिडक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर लॉस होने का ज़्यादा चांस है। इसलिए आपको प्रॉपर और ट्रांसपेरेंट नॉलेज होना ज़रूरी है उस टॉपिक का। आइए प्रश्न संख्या 10 करते हैं। डाटा एनालिसिस टूल पैंडास इज बिल्ट ओवर। ठीक है, पैंडास का जो डेटा एनालिसिस टूल है, अब डेटा एनालिसिस टूल में आपका सीरीज और पैंडास आता है, ध्यान रखिएगा। सीरीज और डेटा फ्रेम आता है। तो इसमें कह रहे हैं डेटा एनालिसिस टूल पैंडास इज बिल्ट ओवर डेटा फ्रेम सीरीज नमपाई साईपाई। तो ये नमपाई के आधार पर पैंडास टूल डेवलप किया गया है। मतलब पहले नमपाई डेवलप किया गया, उसके बाद पैंडास डेवलप किया। नमपाई का फुल फॉर्म है न्यूमेरिकल पाइथन। हो सकता है कोई एमसीक्यू बना दिया जाए न्यूमेरिकल पाइथन के लिए। ये साइंटिफिक पाइथन है आपका साईपाई। इसी तरह से कई तरह के पैकेजेस अवेलेबल है पैंडास में, इसमें पाइथन में। Hist function of matplotlib requires at least dashed arguments to plot histogram. हिस्टोग्राम प्लॉट करने के लिए कम से कम कितने आर्ग्यूमेंट की जरूरत होती है? जब आप लिखेंगे plt.hist और ब्रैकेट में कम से कम कितने आर्ग्यूमेंट चाहिए, आप कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना कमांड plt.hist ब्रैकेट में यहाँ पर एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज चाहिए आपको। You require at least one parameter in the form of list। ठीक है, like this। ये कम से कम एक पैरामीटर लिस्ट के फॉर्म में या सीरीज के फॉर्म में आप यहाँ दे सकते हैं। तो इसका आंसर, और उसके बाद वो बाय डिफॉल्ट 10 बिन्स बनाएगा, हिस्टोग्राम बना देगा आपको 10 बिन के साथ। तो यहाँ पर इसका आंसर होना ऑप्शन A1। मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने लगता हूँ तो वीडियो लंबी हो जाती है, तो हम फोकस करते हैं आंसर पर, और बाकी जो फंक्शन का डिटेल नॉलेज है वो आप वीडियोस में जाके देखते रहें। क्वेश्चन नंबर 12। एक्सिस 1 इन डेटा फ्रेम आइडेंटिफाइज। दो एक्सिस होते हैं डेटा फ्रेम में, एक्सिस 0 एंड एक्सिस 1। तो एक्सिस 1 किसे इंडिकेट करता है? आपके ऑप्शंस यहाँ दिख रहे हैं, मैं बी पर लगाता हूँ। कॉलम्स को इंडिकेट करता है एक्सिस 1, और 0 जो है वो रो को इंडिकेट करता है। 13th क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्लॉट फंक्शन इन मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब में प्लॉट फंक्शन को मिनिमम कितने पैरामीटर्स, कितने आर्ग्यूमेंट चाहिए? तो प्लॉट फंक्शन को मिनिमम जो है आपके दो तो चाहिए, क्योंकि एक्स पर आप क्या शो करेंगे, वाई पर क्या शो करेंगे। एक्स के पॉइंट और वाई के पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो हमें y का जो पैरामीटर है वो ज़रूरी है, यानी एक पैरामीटर ज़रूरी है, एक लिस्ट ज़रूरी है। कैसे? यहाँ से मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। plt.plot और ब्रैकेट में आप ये जो एक पैरामीटर लिस्ट के फॉर्म में देंगे, लाइक आई एम गिविंग हेयर, ये एक पैरामीटर ज़रूरी है। ये y एक्सिस का हो गया, और तो x एक्सिस पर क्या लेगा? ऑटोमेटिकली x एक्सिस पर 0 पॉइंट बनाएगा, और 0 के लिए 23 y एक्सिस पर, यानी x एक्सिस पर 0, y एक्सिस पर 23, यहाँ पर एक पॉइंट बन जाएगा। x एक्सिस पर 1 और y एक्सिस पर 56, तो y एक्सिस 56 यहाँ बन जाएगा एक पॉइंट। यानी कि टोटल एक पैरामीटर चाहिए, एक लिस्ट के फॉर्म में हम दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है,
मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। ओके, तो यहाँ पर भी एक ही पैरामीटर मिनिमम की ज़रूरत पड़ेगी आपको। इसे मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। आप देखते जाइए यहाँ से, डाटा दैट कैन कॉज सब्सटेंशियल हार्म, एम्बेरसमेंट, इनकन्वीनियंस एंड अनफेयरनेस टू एन इंडिविजुअल, इट ब्रीच्ड और कंप्रोमाइज्ड इज कॉल्ड। ऐसा डाटा जिसकी ये क्वालिटीज़ हैं, तो इसको हम कैसा डाटा कहेंगे? इसको हम लोग सेंसिटिव डाटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये सेंसिटिव डाटा है जो आपको हार्म पहुंचा सकता है, आपको एम्बेरस कर सकता है, आपको इनकन्वीनियंस कर सकता है, अनफेयरनेस इंडिविजुअल को के अंदर डेवलप कर सकता है, वो सेंसिटिव डाटा कहलाता है। आइए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन सीरीज पर बेस्ड है। टू डिस्प्ले फर्स्ट 10 एलिमेंट्स ऑफ अ सीरीज ऑब्जेक्ट S1 यू मे राइट। आपने हेड और टेल फंक्शन पढ़ा होगा, तो जब भी पूछता है किसी सीरीज से या डेटा फ्रेम से टॉप की रोज को डिस्प्ले करने के लिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट 5 रो डिस्प्ले करता है हेड फंक्शन, और टेल फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट 5 रो बॉटम से डिस्प्ले करता है। अगर आपको n रो डिस्प्ले करना है तो आपको पैरामीटर n देना पड़ेगा। यहाँ पर 10 रो की बात हो रही है, तो हमारा आंसर ये होना चाहिए S1 डॉट हेड विद इन ब्रैकेट 10। दिस शुड बी द राइट आंसर। ठीक है, टॉप से डिस्प्ले करना है फर्स्ट 10। 16th क्वेश्चन है, द फर्स्ट फेज ऑफ हैकिंग एन आईटी सिस्टम इज कंप्रोमाइज ऑफ विच फाउंडेशन ऑफ सिक्योरिटी। फाउंडेशन ऑफ सिक्योरिटी में कौन से कंपोनेंट के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ता है? पहला स्टेप जो हैकिंग का है किसी भी आईटी सिस्टम का, तो सबसे पहला अटैक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पर होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी जिसे हम कहते हैं, और इसमें यूजर आईडी और पासवर्ड गेन करने की कोशिश करता है हैकर आपसे। ठीक है, तो इट्स आंसर इज पार्ट बी, कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन। ठीक है। 17th क्वेश्चन है, डैश इज अ पर्सन, yes, dash is a person who deliberately sows discord on the internet by standing quarrels or upsetting people by posting inflammatory or off-topic messages in an online community। किसी भी ऑनलाइन कम्युनिटी में एक ऐसे लोग जो डेलिबरेटली आपको डिस्टर्ब करेंगे, आपसे वहीं पर लड़ाकू शब्दों का इस्तेमाल करने लगते हैं, आपके मूड को अपसेट कर देते हैं, इन्फ्लेमेटरी मैसेज जिससे आप विचलित हों और आप अपने कुछ डिटेल दे दें डिस्टर्ब हो करके, तो ऐसी चीज़ें करने लगते हैं लोग, उन्हें हम लोग इंटरनेट ट्रॉल्स के नाम से जानते हैं, और इस प्रक्रिया को ट्रॉलिंग कहते हैं हम लोग। ठीक है, सो ऐसे लोगों को इंटरनेट ट्रॉल्स कहा जाता है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर क्राइम। इसमें साइबर क्राइम कौन सा नहीं है? फिशिंग, रैंसमवेयर, हैकिंग, ट्रैकिंग। तो फिशिंग भी साइबर क्राइम है, रैंसमवेयर पैसे की डिमांड करते हैं, हैकिंग में सिस्टम को हैक करने, ट्रैकिंग में आप ट्रैकिंग कहीं भी ट्रैकिंग कर सकते हैं, पहाड़ों में कहीं भी, तो ये तो कोई इस तरह का शब्द नहीं है जो कि साइबर क्राइम में आता है। So this is the right answer। 19th क्वेश्चन कहता है, इन डेटा फ्रेम एक्सिस 0 रिप्रेजेंट द डैश एलिमेंट। कॉलम एलिमेंट अभी मैंने बताया था एक्सिस 1 रिप्रेजेंट करता है, रो एलिमेंट्स जो है वो एक्सिस 0 को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर 1 है एक्सिस तो कॉलम, और एक्सिस इंडेक्स है यानी कि रो, एक्सिस इक्वल टू 0। ठीक है। 20वां क्वेश्चन है, अनसॉलिसिटेड कॉमर्शियल ईमेल्स आर नोन एज। तो जो अनसॉलिसिटेड ईमेल्स आपके इनबॉक्स में आ जाती हैं ईमेल के, जिससे आप नहीं भी चाहते हैं, तमाम एडवर्टीजमेंट के साथ या स्पैमिंग ईमेल्स, या हो सकता है कि वो और भी किसी गलत
दृष्टि से ईमेल्स भेजी जाएं, जिससे आपके क्रेडेंशियल्स को ले लिया जाए और आप के साथ जो है कुछ नाइंसाफ़ी हो इंटरनेट पर, साइबर क्राइम हो जाए। तो ऐसी ईमेल्स भी आती हैं, अनसॉलिसिटेड ईमेल कहलाती हैं। तो इन्हें हम लोग स्पैम के नाम से जानते हैं एक्चुअली। दे आर स्पैम मेल्स। Which argument do you specify to read CSV to specify separator character? आप जानते हैं कि CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती है, हर वैल्यू कॉमा से सेपरेट होती है। अगर आप नोटपैड में खोलते हैं तो उन्हें और कई कैरेक्टर्स से सेपरेट किया जा सकता है। स्पेस से सेपरेट कर सकते हो, सेमी कॉलन से सेपरेट कर सकते हो, और इस तरह से। और देयर आर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बाय विच इट कैन बी सेपरेटेड टू वैल्यूज इन कॉमा सेपरेटेड फाइल्स। उन्हें रीड करने के लिए सेप फंक्शन, एक सेप आर्ग्यूमेंट होता है। सेप के अंदर आप सेपरेटर को स्पेसिफाई करके उस फाइल में दो वैल्यूज के बीच में वो सेपरेटर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मे बी सेमी कॉलन, मे बी कॉमा, मे बी स्पेस, इस तरह के कैरेक्टर डाले जा सकते हैं। कौन से पैरामीटर में? सेप पैरामीटर में। किस फंक्शन में? रीड अंडरस्कोर CSV फंक्शन में। रीड अंडरस्कोर CSV किस मॉड्यूल से आप इस फंक्शन को उठाएंगे? ये डाटा फ्रेम का फंक्शन नहीं है, ये पैंडास का फंक्शन है। pd.read अंडरस्कोर CSV लिखा जाता है, इसे आपको याद रखना चाहिए। Which of the following are net etiquettes? Be ethical, be respectful, be responsible, all of the above. Obviously all of the above। जब भी आप नेट पर काम कर रहे हो, ऑनलाइन काम कर रहे हो, सोशल मीडिया पर काम कर रहे हो, उस समय आपके क्वालिटीज़ में ये होना चाहिए। एथिकल रहें, रिस्पेक्टफुल रहें और रिस्पॉन्सिबल रहें। दूसरों को रिस्पेक्ट करें और रिस्पेक्टिव वर्ड्स का इस्तेमाल करें, और एथिकल हों, ठीक है, अनएथिकल ना हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। दैट इज़ नेट एटिकेट। Etiquette means the manner how you will behave on the net while working online। 23 क्वेश्चन नंबर 23 क्या है भाई? सीरीज से रिलेटेड है। S1 इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज रेंज 5। बहुत आसान है, रेंज फंक्शन आपने पढ़ा होगा। रेंज 5 लिखते हो तो क्या क्रिएट होता है? 0 1 2 3 4, ठीक है। तो कितनी वैल्यूज क्रिएट हुई इसमें? इसमें क्रिएट हुई 0 1 2 3 4, 5 वैल्यूज। तो इसका कौन सा आंसर सही है? पार्ट ए सही है इसका, ठीक है। हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी देयर? 5 एलिमेंट होंगे। एक डेटा फ्रेम डीएफ के नाम से है। अगर आप ये कमांड लिखते हैं क्या, डीएफ कॉलन स्क्वायर ब्रैकेट में इक्वल टू 55 विल सेट डैश वैल्यूज ऑफ द डेटा फ्रेम डीएफ टू 55। कौन सी वैल्यूज डेटा फ्रेम की 55 सेट हो जाएंगी? ओनली फर्स्ट रो, ओनली फर्स्ट कॉलम, ऑल, नन ऑफ द अबव। तो जनाब अगर आप कॉलन लगा देते हैं तो कॉलन लगाने पर सारी की सारी वैल्यूज डेटा फ्रेम की सेट हो जाएंगी क्या? 55 से, ठीक है। इसे आप करके देखिएगा। df ऑफ कॉलन इज इक्वल टू समथिंग, so all values within the data frame will be set to 55। Now 25th question, the following statement will display dash rows of the data frame df। अगर इस तरह की कमांड लिखते हैं आप, प्रिंट डॉट डी एफ डॉट एल ओ सी डबल स्क्वायर ब्रैकेट में ट्रू कॉमा फॉल्स कॉमा ट्रू कॉमा फॉल्स कॉमा ट्रू, ऐसा लिखते हैं, तो जो ट्रू हैं वो वाली, जिस रो के लिए आपने ट्रू लिखा है वो रो डिस्प्ले होगी। जिस रो के लिए आपने फॉल्स लिखा है बुलियन इंडेक्सिंग, वो रो सप्रेस हो जाएगी। दैट रो इज नॉट गोइंग टू बी डिस्प्लेड यूजिंग एल ओ सी। तो यहाँ पर आप कितनी रो डिस्प्ले कर पाएंगे ये पूछ रहा है। तो एक ट्रू आपका ये हो गया, पहली रो डिस्प्ले होगी, और एक ये तीसरी रो डिस्प्ले हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 रो डिस्प्ले होने वाली है, इसलिए इसका आंसर है पार्ट बी 2। फाइन। इस तरह से आपने देखा ये सेक्शन ए कंप्लीट होता है। 25 क्वेश्चन, इसमें से आपको ओनली 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पार्ट बी देखते हैं हम लोग। पार्ट बी में S1 और S2 दो सीरीज दी हुई हैं। इसमें इंडेक्स XY है, इसमें XYZ है। अब कहता है S1 माइनस S2 कैलकुलेट करो। आप जानते हैं कि जब भी हम इस तरह के बाइनरी ऑपरेशन सीरीज पर करते हैं
तो उसकी जो इंडेक्स की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या होती हैं, ऑपरेट हो जाती हैं, और अगर करस्पॉन्डिंग इंडेक्स कोई नहीं है तो उसके अगेंस्ट नैन आ जाता है। तो इसके हिसाब से कौन सा आंसर होगा आप यहाँ से देख सकते हैं। सी पार्ट देखिए आप, एक्स एक्स 10 माइनस 2 8 हो गया, S1 माइनस S2 करना है। y और y मैचिंग इंडेक्स है, y की वैल्यू यहाँ 15 है, यहाँ पर इंडेक्स y 20 है, तो 15 माइनस 20 कितना हो जाएगा, -5। z यहाँ पर है, z यहाँ पर नहीं है, इसलिए नॉन मैचिंग इंडेक्स है z, इसके सामने नैन आ जाएगा। दैट मीन्स पार्ट सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, राइट। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं येलो कलर से। अगला क्वेश्चन 27th है, अज्यूमिंग दैट गिवन सीरीज नेम्ड स्टूड विच कमांड विल बी यूज्ड टू प्रिंट महेश एज आउटपुट। इसमें से आपको इंडेक्स दिए गए हैं, अमित, रमेश, महेश, जॉन, अब्दुल, उनके जो एलिमेंट्स हैं ये वैल्यूज दी गई हैं, हो सकता है मार्क्स हों। तो इस तरह की एक सीरीज बनी हुई है, सीरीज का नाम स्टूडेंट आ गया है यहाँ पर। अब हमें क्या करना है कि इस सीरीज का नाम STUD है, ठीक है, नॉट स्टूडेंट, यू कैन से इट इज STUD, ऑलराइट। सपोज दिस इज द सीरीज। अब क्या करना है आपको, यहां से महेश निकालना है, तो महेश तो इसके इंडेक्स हैं, इंडेक्स एक एट्रीब्यूट होता है सीरीज का, तो अगर आप सीरीज का नाम STUD.index लिखेंगे तो ये सारे इंडेक्स आ जाएंगे। इन इंडेक्स में से भी आपको कौन सा इंडेक्स निकालना, महेश। महेश की लोकेशन क्या है, 0th, 1st, 2nd, यानी कि सेकेंड इंडेक्स रिट्रीव करना है। तो वी विल राइट द कमांड ऑन प्रॉम्प्ट। अगर आप कोडिंग में लिखेंगे तो प्रिंट लिखेंगे, प्रॉम्प्ट पर लिखेंगे STUD.index स्क्वायर ब्रैकेट में 2, तो ये आपका महेश रिट्रीव करके इट विल रिटर्न महेश ओनली, नॉट महेश 50, ओनली महेश विल बी रिटर्न, ये आ जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको समझ आ रहा होगा। 28th क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग सीरीज S1 विच कमांड विल डिस्प्ले द मंथ हैविंग 31 डेज। इस सीरीज में से या इससे बड़ी सीरीज हो, दिसंबर तक हो, कोई बात नहीं है, तो 31 डेज वाले मंथ्स का डिटेल आपको डिस्प्ले कराना है। कैसे कराएंगे, S1 इक्वल टू 31, ये तो ट्रू फॉल्स में देगा, और ये जनवरी और मार्च अलग से हमारा कोई इनपुट नहीं है क्वेश्चन में कि जनवरी मार्च का डिस्प्ले करो। हमें सीरीज बड़ी होगी तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ILOC 02 0,2 ILOC, आप 0 और 2 यहाँ पर कोई क्वेश्चन में इनपुट नहीं दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया है जिनके मंथ 31 के हों, तो हम इस कंडीशन के हिसाब से चलेंगे, ना कि अपने आप देख लें कि जनवरी फरवरी मार्च यहाँ से देख लिए या इंडेक्स 0 1 2 देख लिए, उस पर आपने कमांड लिख दिया। नो, आपके पास इनपुट 31 डेज वाले मंथ डिस्प्ले करना है, तो आपकी कमांड ये बनती है बेसिकली, ठीक है। प्रिंट S1 ऑफ S1 इक्वल टू 31, यहाँ पर एक कंडीशन देंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, सामने सीरीज का नाम लिख देंगे। So you are going to get that data which will satisfy this condition within the series. Okay? तो जिन एलिमेंट्स में 31 होगा वो एलिमेंट्स आपके सामने इंडेक्स के साथ डिस्प्ले होंगे, यानी इट विल डिस्प्ले जनवरी 31 मार्च 31 ऑटोमेटिकली, ठीक है। Question number 29. Dash is a kind of cybercrime in which attacker blackmails the victim to pay for getting access to the data. ठीक है, डाटा को एक्सेस करने के लिए ब्लैकमेल करता है अटैकर और उससे कुछ मनी की डिमांड करता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, रैंसमवेयर। ये आपका इसका आंसर है रैंसमवेयर, क्वेश्चन नंबर 29 पार्ट सी। नाउ द फंक्शन टू क्रिएट हिस्टोग्राम फॉर ऑल न्यूमेरिक कॉलम्स ऑफ द डेटा फ्रेम इज। किसी भी डेटा फ्रेम के सभी न्यूमेरिक कॉलम का आपको बनाना है हिस्टोग्राम, तो इसके लिए आपको हिस्ट फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा, और plt.hist ब्रैकेट में न्यूमेरिक अंडरस्कोर ओनली इक्वल टू ट्रू लिखेंगे पैरामीटर, सो इट विल ड्रॉ अ हिस्टोग्राम। आप ये plt से नहीं कहा जा रहा है, ये df.hist डाटा फ्रेम में हिस्ट फंक्शन का यूज करके आप ऐसा
कर सकते हैं, क्योंकि ये डेटा फ्रेम बेस्ड है, न्यूमेरिक कॉलम ऑफ ए डेटा फ्रेम। ठीक है, सो न्यूमेरिक अंडरस्कोर ओनली इज इक्वल टू ट्रू आपको यूज करना पड़ेगा, देन ओनली ये आपका केवल न्यूमेरिक कॉलम्स के लिए हिस्टोग्राम आपको ड्रॉ करके दे देगा। ठीक है, तो इसमें मैं न्यूमेरिक ओनली इसमें नहीं आएगा, हिस्ट न्यूमेरिक अंडरस्कोर ओनली यहाँ पर कोई पैरामीटर नहीं होता है। डाटा फ्रेम के साथ आप हिस्ट फंक्शन यूज करते हैं तो डाटा फ्रेम का नाम डॉट हिस्ट लिखेंगे, ऑटोमेटिकली जिन कॉलम की वैल्यूज न्यूमेरिक होंगी उसी का वो प्लॉट करेगा हिस्टोग्राम। तो इसके लिए आपका जो ये सी हिस्ट फंक्शन है, दिस इज सफिशिएंट विदाउट दिस आर्ग्यूमेंट न्यूमेरिक ओनली, राइट। न्यूमेरिक ओनली आर्ग्यूमेंट यहाँ पर नहीं लगेगा। न्यूमेरिक ओनली जो है वो मैक्स, मिन, काउंट, सम वगैरह में कहीं पर इस्तेमाल होने वाला ये आर्ग्यूमेंट है। ओके, so C part is right answer, only simply hist function can be used for this purpose। ये मैं अगर एक किसी डेटा फ्रेम पर, ये मेरा एक डेटा फ्रेम है, इस पर मैं दिखा देता हूँ आपको डेटा फ्रेम, कोई भी सिंपल डेटा फ्रेम जिसमें मेरे पास यहाँ से देखिए कंट्री, पॉपुलेशन और परसेंट 3 कॉलम है। पॉपुलेशन और परसेंट ये दोनों कॉलम तो आपके न्यूमेरिक हैं और कंट्री जो है वो स्ट्रिंग है। आपका जो डेटा फ्रेम यहाँ पर ये बन रहा है हिस्टोग्राम, यहाँ पर परसेंट के लिए एक हिस्टोग्राम बन रहा है और एक पॉपुलेशन के लिए बन रहा है। दैट मीन्स it is automatically selecting to draw the histogram for only numeric column for population and percent, not for country। तो इसकी अपनी क्वालिटी ऐसे ही है, और मैं ये कोडिंग दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने सिंपली डेटा फ्रेम का नाम पॉपुलेशन डॉट हिस्ट लिखा हुआ है और कोई न्यूमेरिक ओनली इज इक्वल टू ट्रू नहीं लिखा हुआ है। सो इट ऑटोमेटिकली हिस्ट फंक्शन draws the histogram for numeric columns of the data frame only, that is why this answer is correct। fine, 31st क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग सीरीज नेम्ड वोवेल। इसमें हर वोवेल के लिए एक वर्ड लिखा हुआ है एलिमेंट में, और वोवेल्स आर द इंडेक्स वैल्यूज एंड these एप्पल, एलिफेंट एंड these आर एलिमेंट्स। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कमांड। ये कमांड दी गई आपको, ये प्रिंट वोवेल, वोवेल्स कॉलन कॉलन -2। ठीक है, कॉलन कॉलन -2 का मतलब आप समझते होंगे। कॉलन मतलब स्टार्टिंग एंड एंडिंग पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, शुरू से लेके आखिरी तक। और -2 जब माइनस डल जाता है तो आपका सीक्वेंस शुरू होता है कहाँ से, बॉटम साइड से, यानी कि यू इधर से चलेगा। -1 होता तो सारे एलिमेंट्स डिस्प्ले होते हैं। अम्ब्रेला, सबसे पहले अम्ब्रेला डिस्प्ले होगा, फिर उसके नीचे ऑक्स डिस्प्ले होता, फिर इंक, फिर एलिफेंट, फिर एप्पल। लेकिन -2 लिखा हुआ है, इसका मतलब दो दो जंप करते हुए। तो सबसे पहले अम्ब्रेला डिस्प्ले होगा टॉप में, उसके बाद ये दो जंप करेंगे तो इंक डिस्प्ले होगा, उसके बाद फिर अगला जंप करेंगे एक, तो दो इंडेक्स जंप करके हमारा एप्पल आएगा। ये इंडेक्स मान लो 0 है, तो उसमें -2 आप, ये -1 है, और -1 में आप -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। C -1 -2 -3, फिर उसमें -2 करेंगे तो -5 हो जाएगा। ये इंडेक्स -5 है। सो इस ऑर्डर में अगर ये डिस्प्ले होते हैं तो हमारा जो ये पार्ट है C पार्ट, U अम्ब्रेला, I इंक, A एप्पल, ये डिस्प्ले होना चाहिए इसमें। ठीक है, दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। CSV फाइल कांट हैव डैश कैरेक्टर एज सेपरेटर। इसमें कौन सा कैरेक्टर सेपरेटर नहीं हो सकता है। दो वैल्यूज के बीच में कॉमा सेपरेटेड वैल्यू जो फाइल होती है CSV फाइल, उसमें अभी अभी आपने एक क्वेश्चन में देखा था कि कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स, पंक्चुएटर्स का इस्तेमाल होता है दो वैल्यूज के बीच में, सेप पैरामीटर के थ्रू, सेप आर्ग्यूमेंट के थ्रू रीड अंडरस्कोर CSV में हम डाल सकते थे। तो वैसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा कैरेक्टर नहीं हो सकता। सेमीकोलन हो सकता है, कॉमा हो सकता है, \T टैब स्पेसिंग भी हो सकती है, लेकिन स्लैश कैरेक्टर वहाँ पर नहीं हो सकता है। ये एक ऑपरेटर है, ये पंक्चुएटर नहीं है। सो 32nd क्वेश्चन का पार्ट C जो है ये करेक्ट हुआ।
33 क्वेश्चन है, रवि हैज स्टोलन अ क्रेडिट कार्ड, शी यूज्ड दैट credit card to purchase a laptop. What type of offense has she committed? किस तरह का ऑफेंस कमिट किया है? कोई क्रेडिट कार्ड उसने चुरा लिया पहले और उसके बाद उससे कुछ लैपटॉप वगैरह खरीद लिया। ऑब्वियसली ये साइबर फ्रॉड में आएगा, क्योंकि उसने जो है क्रेडिट कार्ड चोरी किया है और उससे इस्तेमाल भी किया है, उसके मनी का इस्तेमाल किया है, तो दैट इज़ अ टाइप ऑफ साइबर फ्रॉड ओनली। ना हैकिंग है, आइडेंटिटी थेफ्ट भी नहीं है, दिस इज स्टीलिंग ऑफ कार्ड भी नहीं आएगा, ये आएगा आपका साइबर फ्रॉड में। ठीक है। अब 34th क्वेश्चन है, टू काउंट हाउ मेनी रोज आर देयर इन ए गिवन डेटा फ्रेम डीएफ, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट कमांड। डेटा फ्रेम में कितनी रो हैं ये काउंट करने के लिए, सीरीज में कितने एलिमेंट्स हैं ये काउंट करने के लिए आप लेन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और ये पार्ट डी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें आप लिखेंगे प्रिंट लेन ऑफ डीएफ। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली बता देगा डाटा फ्रेम में कितनी टोटल नंबर ऑफ रोज हैं, वही उसकी लेंथ है। नाउ 35th क्वेश्चन है, विच कमांड विल बी यूज टू रीनेम कॉलम्स टू नेम टू एस नेम, मार्क्स टू स्कोर इन द डेटा फ्रेम स्टूड। तो इसके अंदर आप कौन सी कमांड लिखेंगे जिसके थ्रू आप रीनेमिंग ऑफ कॉलम कर सकते हैं? ऑब्वियसली हमें सबसे पहले फंक्शन चूज करना पड़ेगा, तो हम जानते हैं रीनेम फंक्शन। अब रीनेम में आर बड़ा होता है कि छोटा होता है, कैपिटल होता है, स्मॉल होता है, तो नहीं, हमने पता किया कि आर जो है वो स्मॉल होता है, तो आपकी ये कमांड रिजेक्ट हो गई, रैन कमांड रिजेक्ट हो गई, दो बच गई। अब इन दोनों में से आपको देखना है कि रीनेमिंग जो है डिक्शनरी के फॉर्म में हम लोग करते हैं, की वैल्यू पेयर के फॉर्म में, तो यहाँ पर आप स्टूडेंट डॉट रीनेम पैरेंथेसिस में आप एक डिक्शनरी दे रहे हैं, डिक्शनरी के फॉर्म में स्टूडेंट शुड बी चेंज्ड विद एस नेम, मार्क्स शुड बी चेंज्ड विद स्कोर। ठीक है, ये कमेंट सही लग रही है। और ये गलत क्यों है? क्योंकि ये कॉलम के नाम तो आपको सिंगल कोट में देने होंगे स्ट्रिंग के फॉर्म में, इसलिए बी पार्ट गलत है और आपका सी पार्ट सही हो गया। सो इसी डेटा फ्रेम में वापस असाइन किया जा रहा है, या यहाँ पर लास्ट में कॉमा इन प्लेस इक्वल टू ट्रू लिखते तो इसे रीअसाइन करने की जरूरत नहीं होती, आपका डेटा फ्रेम अपडेट हो जाता। अंडरस्टैंड? सो इस तरह से अगर मैं रीअसाइन कर देता हूँ इन द सेम डेटा फ्रेम आफ्टर राइटिंग दिस कमांड, सो दिस डेटा फ्रेम विल बी अपडेटेड टू द सेम। ओके, तो ये आपका पार्ट सी ऑफ 35th क्वेश्चन इज करेक्ट आंसर। We come to question number 36. In the given code, D1 has dash rows and dash columns. ये जो आपकी एक नेस्टेड लिस्ट दी हुई है, इस नेस्टेड लिस्ट से अगर आप एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं तो कितनी रो और कितनी कॉलम इसमें बनेंगे? आप ध्यान से देखें, जितनी लिस्ट हैं उतनी तो रो बनेगी। देखिए तो यहाँ पर कितनी लिस्ट हैं, एक लिस्ट, दो लिस्ट और तीन लिस्ट, इसका मतलब तीन रो बनेगी। और कॉलम कितने बनेंगे? ये पहला कॉलम हो जाएगा, ये दूसरा कॉलम हो जाएगा, तीसरे कॉलम में ऊपर 9 आ जाएगा, एक चौथा कॉलम भी ऐड होगा जिसमें ऊपर वैल्यूज 9 होगी, यानी कि 4 कॉलम बनेंगे और 3 रो बनेगी। दैट मीन्स पार्ट बी इज राइट आंसर। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो नेस्टेड लिस्ट में आप इस तरह से देख सकते हैं, अगर इनका सभी का साइज सेम होता, 4 एलिमेंट 4 एलिमेंट 4, तो इतना कंफ्यूजन ना होता। अभी यहाँ पर 2 एलिमेंट दिया है, तो पहली रो में 2 एलिमेंट तो होंगे, उसके बाद के 2 एलिमेंट 9 होंगे। दूसरी रो में 3 एलिमेंट शुरू के होंगे, बाद की चौथा एलिमेंट 9 होगा। तीसरी रो में चारों एलिमेंट में नंबर्स हैं, वैल्यूज हैं। ठीक है, और 9 आते ही ये सारी सीरीज यानी ये सारा डाटा फ्रेम की सारी वैल्यूज फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो बेसिकली क्वेश्चन तो ये है हमारा, 3 रो और 4 कॉलम बनेंगे इसमें। ठीक है, आप करके देख सकते हैं प्रैक्टिकली। अब आप यहाँ देखिए 37th क्वेश्चन, एक ग्राफ प्लॉट किया गया है और ये लाइन ग्राफ है, और इसमें कह रहा है ये कि आइडेंटिफाई द कोडिंग फॉर ऑब्टेनिंग द दिस ग्राफ एज आउटपुट। ये इस ग्राफ के लिए कौन सी कोडिंग सुटेबल होगी? ए बी सी डी 4 कोडिंग दी हुई है। इम्पोर्ट ठीक है भाई, पी एल टी डॉट प्लॉट 1 3 4 7 10 30 50 20 मार्कर इक्वल टू लेस देन। तो मार्कर से क्या होता है, ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं ये मार्कर से बनते हैं, तो लेस देन जो सिंबल है ये किसी और के लिए मार्कर है। ठीक है,
ग्रेटर देन सिंबल, वैल्यूज क्या है इसमें, पहले ये वैल्यू कर दी गई है, उसके बाद ये वैल्यू बाद में की गई। आप देखिए एक्स एक्सिस पर ये 1 2 3 4 5 है, तो हमारी जो पहली वैल्यू है 1 3 4 7 ये एक्स एक्सिस के लिए होनी चाहिए, और सेकंड वाई एक्सिस के लिए 10 30 50 20, तो ये वाई एक्सिस के लिए, तो पहले ये डाटा सेट होना चाहिए फिर ये डाटा सेट होना चाहिए। इसको अगर हम लेते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है हमारा। अब मैं इसको देखता हूँ 1 3 4 9, तो 9 तो है नहीं 7 है, तो इसकी वजह से ये कैंसिल हो गया। लास्ट ऑप्शन देखते हैं 1 3 4 7 10 30 50 20, ये डाटा सेट ठीक है, मार्कर ओ, ओ से आपका ये सर्कुलर सिंबल तैयार होता है यहाँ पर मार्कर, इसलिए हमारा जो पार्ट डी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। दिस इज द कोडिंग टू ड्रॉ दिस चार्ट, जिसमें मार्कर जो है वो उसका शेप ओ, दैट मीन्स सर्कुलर होना चाहिए। 38th क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स टू रिटर्न द वैल्यूज ऑफ लास्ट कॉलम ऑफ द पैंडास डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम का आखिरी कॉलम डिस्प्ले कराना है हमें, अज्यूमिंग दैट द नेम ऑफ द डेटा फ्रेम इज df1। df1 का आखिरी कॉलम डिस्प्ले करने के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसमें से ध्यान से देखिए, कॉलन -1 df1 डॉट loc कॉलन कॉमा -1 और df डॉट iloc कॉलन कॉमा -1, ठीक है। अब इसे आपको -1 कौन सा है, ये रो इंडेक्स होता है एलओसी में, और ये कॉलम इंडेक्स होता है एलओसी में। तो df1 डॉट loc, रो मतलब सारी रो, और ये कॉलम का मतलब -1 आखिरी कॉलम, आखिरी कॉलम की सारी रो डिस्प्ले, यानी कि वो पूरा कॉलम डिस्प्ले हो सकता है इस कमांड के थ्रू। बाकी कमांड्स कैंसिल होंगी। df1 ये काम नहीं करेगी, loc लगा नहीं हुआ है, यहाँ पर iloc नहीं लगा हुआ है, iloc इस पर काम नहीं करेगा, ठीक है। और नन ऑफ द अबव कोई आंसर नहीं है, सो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। यूला स्टैंड्स फॉर, EULA का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसमें आपको ये फुल फॉर्म है सी, एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। ये सॉफ्टवेयर्स के लिए होता है, कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के लिए। आप EULA की डिस्क्रिप्शन नेट से जाके पढ़ें, गूगलिंग कर लें इसकी। 40वां क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ आइटर आइटम फंक्शन। आइटर आइटम फंक्शन क्या करता है, आइटर आइटम्स इज टू एक्सेस वर्टिकल सबसेट ऑफ ए डेटा फ्रेम। वर्टिकल सबसेट का मतलब कॉलम्स का सबसेट, ठीक है, कॉलम वाइज। और आइटर आइटम्स इज टू एक्सेस हॉरिजॉन्टल सबसेट मतलब रो वाइज। आइटर आइटम इज टू एक्सेस वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल, यानी कॉलम और रो दोनों एक्सेस करता है, नन ऑफ द अबव। तो आइटर रोज आपने पढ़ा होगा, आइटर रोज जो है हॉरिजॉन्टल सबसेट यूज करता है, उस पर इटरेट करता है फॉर ईच रो ऑफ द हॉरिजॉन्टल सबसेट ऑफ द डेटा फ्रेम, दैट इज आइटर रोज, एंड फॉर वर्टिकल फॉर ईच कॉलम, हर कॉलम पे इटरेशन होता है, उसका कॉलम लेवल और उसके अगेंस्ट जो वैल्यूज हैं वो सीरीज के फॉर्म में डिस्प्ले करता है उस कॉलम की। तो ये कॉलम वर्टिकल सबसेट पर ही एप्लीकेबल होता है, उसकी वैल्यूज को एक्सेस करते हैं हम लोग, ठीक है, आइटर आइटम्स में। इसी पर अगर मैं आपको एग्जांपल इसका दे दूं, तो ये कोडिंग में हटा देता हूं, हमारे पास एक रन करा देता हूं, तो एक डेटा फ्रेम आता है पॉपुलेशन के नाम से, ये पॉपुलेशन के नाम से डेटा फ्रेम है। इस पर अगर मैं आइटर आइटम्स लगाता हूं तो मैं लिखूंगा फॉर एक्स इन, डाटा फ्रेम का नाम है पॉपुलेशन, जो ऊपर ये डेटा फ्रेम दिख रहा है इसका नाम पॉपुलेशन है, डीएफ की जगह डॉट आइटर आइटम्स, एम्प्टी ब्रैकेट। साथ के साथ इसका रिजल्ट देख लीजिए क्या आता है, प्रिंट एक्स अगर मैं करता हूं, सो व्हाट डज इट मीन, एक्स में क्या है, एक्स में एक सीरीज आएगी। कैसी सीरीज है देखिए, ए कंट्री, कंट्री में आपका ये आ गया, यानी कि ये कॉलम का लेबल आ गया, और ये सारी वैल्यूज जो हैं IT इटली, ES स्पेन, इंडेक्स नंबर और वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ सीरीज आ रही है, ठीक है। अगली सीरीज का नाम पॉपुलेशन, यहाँ देखिए ये पॉपुलेशन सीरीज रेडी है,
IT61, ES46, ये सारी सीरीज आ गई आपकी, ये वाली सीरीज। इसी तरह से तीसरी सीरीज ये बन गई। तो ये फॉर ईच कॉलम, हर कॉलम के लिए इटरेट होता है आइटर आइटम फंक्शन, यानी वर्टिकल सबसेट पर डेटा फ्रेम के काम करता है। इसी तरह से आइटर रोज करोगे तो ये हॉरिजॉन्टल सबसेट पर काम करेगा, और ये आपका आईटी देगा, यानी कि इसका इंडेक्स देगा, और उसके बाद कंट्री इटली पॉपुलेशन 61%, 0.83, ये एक सीरीज देगा जिसमें ये इंडेक्स बन जाएंगे कॉलम के नाम, और ये सारी वैल्यूज बन जाएंगी। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, आइटर आइटम्स इज टू एक्सेस वर्टिकल सबसेट ऑफ डेटा फ्रेम। वर्टिकल सबसेट मीन्स कॉलम। 41st क्वेश्चन, टाइपिंग इन ऑल कैपिटल इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीन्स। जब भी आप सारे कैपिटल में टाइपिंग करते हैं कहीं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में, दिस मैसेज वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर शाउटिंग, इट्स ओके टू फॉरवर्ड दिस मैसेज टू अदर्स, नथिंग स्पेशल, ट्राइंग इन ऑल कैप्स इज नॉर्मल। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नेटिकेट नहीं कहता है। नेटिकेट कहता है कि अगर आप सारा कैपिटल लिखते हैं दैट मीन्स यू आर लाइक जस्ट शाउटिंग ऑन द इंटरनेट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑल कैप शुड नॉट बी यूज। कैप स्मॉल दोनों का यूज करें या ऑल स्मॉल यूज करें, दैट इज बेटर देन दिस ऑल कैप्स। 42nd क्वेश्चन है, विच कमांड विल बी यूज टू डिलीट कॉलम कॉल 5 एंड कॉल 1 ऑफ द डेटा फ्रेम डीएफ। डीएफ में से कॉल 1 नाम का कॉलम और कॉल 5 नाम का कॉलम डिलीट करना है, कौन सी अप्रोप्रिएट कमांड होगी? डीएफ डॉट ड्रॉप कॉल 1 कॉल 5 एक्सिस इक्वल टू 0। तो एक्सिस इक्वल टू 0 तो आप जानते हैं रोज के लिए होता है, तो एक्सिस इक्वल टू 1 कॉलम के लिए होता है, कॉल 1 कॉमा कॉल 5। डीएफ डॉट ड्रॉप कॉल 1 कॉमा कॉल 5 कॉमा 1, ये एक्सेस इक्वल टू 0, इसे रिजेक्ट कर दिया। इसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ये लिस्ट के फॉर्म में होना चाहिए कॉलम की जो वैल्यूज हैं, जो जो डिलीट करने हैं, तो इसलिए ये रिजेक्टेड है। ये एक्सेस इक्वल टू 0 की वजह से रिजेक्टेड है। एक्सेस इक्वल टू 1 और ये लिस्ट के फॉर्म में कॉल 1 कॉल 5 लिखा हुआ सिंगल कोट में स्ट्रिंग के फॉर्म में, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। 43rd क्वेश्चन, टू चेंज द विड्थ ऑफ द बार इन बार चार्ट। बार चार्ट में जो बार की विड्थ है उसे चेंज करने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट विद फ्लोट वैल्यू इज यूज। कौन सा आर्ग्यूमेंट यूज होगा फ्लोट वैल्यू के साथ? थिक, थिकनेस, विड्थ, बार विड्थ। सो द आंसर इज विड्थ। आप विड्थ को लिखते हैं 100%, दैट मीन्स 1.0। 50% का मतलब होता है 0.5। 25% का मतलब होता है 0.25। 3/4 का मतलब 0.75। किसी भी बार की विड्थ जितनी रखनी है उसमें एक आर्ग्यूमेंट विड्थ इज इक्वल टू 0.5 या जो भी आप रखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो बार की विड्थ जो है वो कम ज़्यादा की जा सकती है इन बार चार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 44, ये आपका असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक असर्शन दिया होगा, एक रीजनिंग दिया होगा, फिर 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपको पता करना है कि कौन सा करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं या दोनों इनकरेक्ट हैं या एक करेक्ट है, असर्शन करेक्ट है, रीजनिंग उसकी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, इस तरह से ये 4 ऑप्शन है, इसमें से हमें करेक्ट आइडेंटिफाई करना है। स्टीलिंग मनी फ्रॉम समवन्स ई वॉलेट इज ए टाइप ऑफ साइबर क्राइम। यस, बिल्कुल करेक्ट बात है। रीजनिंग, साइबर क्राइम इज ए क्राइम दैट इन्वॉल्व्स ए कंप्यूटर एंड ए नेटवर्क। बिल्कुल ये भी सही है, साइबर क्राइम के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ पर ए आपका सही भी है, स्टेटमेंट ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, ओनली आर इज करेक्ट। स्टेटमेंट ए इज इनकरेक्ट, नहीं, स्टेटमेंट ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आपका ये डी पार्ट करेक्ट आंसर होता है इसका। ठीक है, 45th क्वेश्चन है, कंसीडर द डेटा फ्रेम जिसमें R1 R2 R3 तीन रोज हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज इनकरेक्ट टू डिलीट द R1 एंड R2। R1 और R2 को डिलीट करने के लिए इसमें कौन सी इनकरेक्ट कमांड है, कौन सी गलत है, आपको पिक करना है। तो df इक्वल टू df डॉट ड्रॉप R1 R2 कॉमा 1, यहाँ पर एक्सिस 1 स्पेसिफाई कर दिया, तो पहला ही आंसर गलत दिख रहा है। df डॉट ड्रॉप R1 R2 यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 0 होता है एक्सिस इक्वल टू, यहाँ पर 0 स्पेसिफाई किया गया है,
यहाँ पर x इज इक्वल टू इंडेक्स, 0 की बजाय आप इंडेक्स भी लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू 1 की बजाय आप x इज इक्वल टू सिंगल कोट में कॉलम भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों कमांड करेक्ट हैं। दे आर गोइंग टू डिलीट रो नंबर R1 एंड R2, ठीक है, ऑफ डेटा फ्रेम DF, बट दिस विल नॉट बी एबल टू डिलीट। तो ये पूछ रहा है कौन सी कमांड इनकरेक्ट है, ए पार्ट इज इनकरेक्ट कमांड। 46 क्वेश्चन क्या कहता है, रीड द फॉलोइंग, और उसी हिसाब से इसको भी रीड कीजिए। ये असर्शन है, रीजनिंग है। टू कस्टमाइज ए लाइन ग्राफ विद मैटप्लॉटलिब वी कैन यूज द मार्कर आर्ग्यूमेंट इन द प्लॉट। हम मार्कर का यूज करते हैं प्लॉट फंक्शन में। टू शो द पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट इन डिफरेंट शेप, बिल्कुल सही है, डिफरेंट शेप में हम पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट को इंडिकेट कर सकते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पर कैसा मार्कर आना चाहिए। यहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन में क्या आ रहा है, मार्कर इज नॉट कंपलसरी आर्ग्यूमेंट, बिल्कुल सही है, मार्कर तो कंपलसरी नहीं होता, ऑप्शनल होता है। सम मार्कर सिंबल्स आर, ओ ग्रेटर देन, कैरेट साइन, 8, ये सभी मार्कर सिंबल्स हैं, लेस देन। एग्जैक्टली, सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, B is correct, A is correct, but B is incorrect. Statement A, statement B both are correct, and B is the correct explanation of A. So this is the right answer. D part is correct answer to this question. Read the statement given below. Identify the right option from the following. Statement A, that is assertion. Generally a function or method name is ended with parenthesis. कोई भी फंक्शन या मेथड का नाम पैरेंथेसिस पर एंड होता है। Exactly. इन द पैरेंथेसिस नो आर्ग्यूमेंट शुड बी रिटन, कह रहे हैं पैरेंथेसिस में कोई आर्ग्यूमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, जबकि पैरेंथेसिस फंक्शन में इसलिए होता है उसके नाम अंदर हम लोग कोई ना कोई पैरामीटर आर्ग्यूमेंट लिखते हैं। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। स्टेटमेंट ए इज करेक्ट बट बी इज इनकरेक्ट। जी हाँ, ए इज करेक्ट बट बी इज इनकरेक्ट, ठीक है, ये आपका सही आंसर है। Question number 48. The data analyst wants to write the data from data frame to CSV file emp CSV at path d akp slash. Help him to write the appropriate command. तो इसमें से कौन सी कमांड से वो क्या कर सकता है, डेटा फ्रेम से DF में से emp.csv नाम की फाइल में, CSV फाइल में इस पाथ पर D ड्राइव में AKP फोल्डर के अंदर लिख सकता है। सो हेयर df.write_csv तो बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। df.to_csv फंक्शन है, to_csv फंक्शन है। पाथ चेक कर लो, d akp emp.csv आपका करेक्ट आंसर लग रहा है, फिर भी आगे देख लेते हैं। df.into_csv गलत फंक्शन है, df.print_csv गलत फंक्शन है। सो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। 49th क्वेश्चन भी असर्शन और रीजनिंग का है। इसमें देखिए क्या लिखा है, असर्शन में साइबर टेररिज्म वाज इंक्लूडेड एज ए न्यू ऑफेंस इन आईटी एक्ट अमेंडमेंट 2008। करेक्ट है बिल्कुल स्टेटमेंट, 2008 में आईटी एक्ट में अमेंडमेंट किया गया था, उसके अंदर साइबर टेररिज्म को इन्वॉल्व किया गया था। इसके अंडर कुछ पनिशमेंट और कुछ सजा, कुछ फाइन है, जो भी है वॉट एवर। तो इट वाज इंक्लूडेड अंडर सेक्शन 66F इन आईटी एक्ट। आईटी एक्ट के सेक्शन 66F में इसे मेंशन किया गया है, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर ट्रू, A is true, R is false. A and R false. No, both A and R are true. आपका ये आंसर सही है। तो इस तरह से आपने 26 से 49 तक सेक्शन बी में देखा क्वेश्चंस, और इसमें से केवल 20 प्रश्न आपको करने हैं, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन आपके हो गए, और सेक्शन सी अब शुरू होता है। इस क्वेश्चन के आधार पर यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं इस टेबल के, इस डाटा फ्रेम के बेसिस पर, और इसमें से आपको 5 क्वेश्चन करेक्ट आंसर देना है।
S.K. Taneja is a manager of a company, Steel Authority India Limited. His data analyst maintains records of employees in the form of following data frame DF. Now, based on it, answer any 5 questions from first to 6. यहाँ फर्स्ट टू 6 लिखने के बजाय आप लिख दीजिए फ्रॉम 50 टू 55। 50 टू 55 में से आपको कितने 5 क्वेश्चन के जवाब देने हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन। ये आपके एम्प्लॉयज़ हैं और सारे एम्प्लॉयज़ होंगे इस ईएमपी सीएसवी में। और ये डाटा फ्रेम है आपका, डीएफ है, ये डाटा फ्रेम बना हुआ है। इस पर बेस्ड ये क्वेश्चन, फर्स्ट अरेंज द डेटा इन ऑर्डर ऑफ रो इंडेक्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। रो इंडेक्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको डेटा अरेंज करना है, यानी रो मतलब 106 पहले आ जाए, फिर 105 इंडेक्स। इंडेक्स तो यहाँ पर ये एम्प्लॉय नंबर है दिया हुआ 012345, तो हो जाएगा 543210, ऐसा चाहिए उसे। तो कौन सी कमांड करेक्ट, df इक्वल टू df डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स, df इक्वल टू df डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स, एक्सिस इक्वल टू 0, असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में कह रहा है, तो और रो वाइज, ऑब्वियसली रो वाइज ठीक है, और असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में। आपका ये आंसर कुछ कुछ सही लग रहा है। आइए अगला देख लेते हैं, df डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर बाई असेंडिंग। बाई नाम का ये कोई नहीं है इसमें, सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स में बाई पैरामीटर होता नहीं है, छोड़ दीजिए। df डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स डिसेंडिंग कोई पैरामीटर नहीं होता है, ये भी छोड़ दीजिए। तो दैट मीन्स पार्ट बी इज द करेक्ट आंसर। df डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स, एक्सिस इक्वल टू 0, रो वाइज सॉर्टिंग होगी, असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स, बिल्कुल ये सही है। ठीक है, 51st क्वेश्चन, manager of the company need to know the employee name and salary of department accounts and sales. Help him to identify the correct set of statements from the given option. तो चाहता है वो कि अकाउंट्स और सेल्स डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं उनके एम्प्लॉय नेम और सैलरी डिस्प्ले करना चाहता है। तो हम क्या लिखेंगे, डीएफ ऑफ डीएफ डिपार्टमेंट इक्वल टू अकाउंट्स और डिपार्टमेंट्स इक्वल टू सेल्स। यहाँ पर पैंडास में और नम पाई में ये और नहीं यूज़ किया जाता, और का सिंबल ये पाइप सिंबल यूज़ किया जाता है, इसलिए इस कमेंट को हम रिजेक्ट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रिंट डीएफ ऑफ डीएफ डिपार्टमेंट इक्वल टू अकाउंट्स। एक कंडीशन ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में लिखना ज़रूरी है अगर मल्टीपल कंडीशंस हैं, और डीएफ डॉट डिपार्टमेंट इक्वल टू सेल्स, ये दूसरी कंडीशन हो गई, कॉमा कौन कौन से कॉलम डिस्प्ले करने उसे लिस्ट के फॉर्म में यहाँ दे दिया गया। आगे एलओसी का ब्रैकेट बंद हुआ, उसके बाद प्रिंट का ब्रैकेट बंद हुआ। तो ये कमांड काफ़ी हद तक सही लग रही है। आगे देख लेते हैं इनको रिजेक्ट क्यों करें। डीएफ ऑफ डिपार्टमेंट इक्वल टू अकाउंट्स एंड डी लगेगा नहीं, क्योंकि डिपार्टमेंट सेल्स या डिपार्टमेंट अकाउंट कुछ भी हो, तो एंड का मतलब ये जिस रो के लिए अकाउंट्स हो उसी रो के लिए सेल्स, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ये भी एंड का सिंबल यहाँ लगा है, तो ये तो एंड यूज़ नहीं होगा, ये एंड यूज़ होगा, लेकिन इसके लिए एंड ऑपरेटर लगेगा नहीं, इसलिए हमारा जो ये कमांड है बी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर, और ऑपरेटर लगेगा। सेम कॉलम पर चेकिंग करते हैं हम लोग मल्टीपल, तो उस पर ज़्यादातर हम और ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, दैट यहाँ डिपार्टमेंट इक्वल टू अकाउंट्स और डिपार्टमेंट्स इक्वल टू सेल्स। कभी डिपार्टमेंट इक्वल टू अकाउंट्स एंड डिपार्टमेंट इक्वल टू सेल्स एक ही क्वेरी में कभी नहीं होगा, चाहे एसक्यूएल हो चाहे आपका डाटा फ्रेम। 52nd क्वेश्चन, चेंज द सैलरी ऑफ टॉम टू 98,000। टॉम की सैलरी 98,000 अपडेट करनी है। तो हमें कंडीशन दे रहा है जिसका नाम टॉम हो उसकी सैलरी अपडेट करनी है। तो हम लोग लिखेंगे df डॉट LOC df डॉट ई नेम इक्वल टू टॉम, सैलरी इक्वल टू 98,000। अब ये कमेंट सही है कि नहीं ये आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, LOC df डॉट नेम इक्वल टू यहाँ सिंगल इक्वल टू है, डबल इक्वल टू कंडीशन के लिए होता है, इसलिए ये कमेंट रिजेक्ट हो गई। और ये ILOC से आप कंडीशन फॉर्मेशन नहीं करते हैं, हमेशा LOC से करते हैं, तो यहाँ ILOC दिया जा रहा है, इसलिए ये भी कमेंट रिजेक्ट हो जाती है। अब यहाँ पर df डॉट LOC बिल्कुल सही है, df डॉट नेम डबल इक्वल टू टॉम, ये कंडीशन भी सही है,
कॉमा सैलरी, उसकी सैलरी इज इक्वल टू 98,000 अपडेट की जाए। तो पार्ट सी इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ दीज का यहाँ पर सवाल नहीं है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है द मैनेजर वांट्स टू ऐड ए न्यू कॉलम बोनस व्हिच इज 12% ऑफ सैलरी जस्ट आफ्टर सैलरी कॉलम। सैलरी कॉलम के बाद एक कॉलम बोनस के नाम से ऐड करना है जो कि 12% ऑफ सैलरी हो। तो सैलरी के बाद देखिए 0 1 2 3 4 इंडेक्स नंबर 4 पर यहाँ पर चाहिए आपको नया कॉलम बोनस के नाम से। तो हम लोग देखते हैं इस कमांड को। अब कोई भी कॉलम किसी पोजीशन पर डालना होता है तो उसके लिए इंसर्ट फंक्शन यूज़ किया जाता है, सबसे पहली कंडीशन। तो हम लोग इसमें देखते हैं ये असाइन यूज़ किया गया है, इसमें इंसर्ट आया नहीं है, यहाँ पर इंसर्ट आया है और एक ही में इंसर्ट आया है, तो ये बेस्ट कमांड और यही सही कमांड है। df डॉट इंसर्ट 4 पहले लोकेशन LOC पैरामीटर होता है, आप इंसर्ट फंक्शन पढ़िए किस जगह पर आपको ये इंसर्ट करना है, उस कॉलम का नाम क्या है, कॉलम्स पैरामीटर होता है और उसके बाद एक पैरामीटर होता है वैल्यू तीसरा। तो वैल्यू की जगह पर ये है। तो आप अगर पोजिशनल पैरामीटर लिख रहे हैं तो उन पैरामीटर्स के नाम लिखना ज़रूरी नहीं, डायरेक्ट हमने लिख दिया है सब कि ये पोजीशन जो है आपका LOC भी यहाँ लिख सकते हैं, यू कैन राइट LOC इक्वल टू चाहे तो, अदरवाइज ये पोजिशनल पैरामीटर, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर आप चाहें तो कॉलम लिख सकते हैं, COLUMN इज इक्वल टू कॉलम का नाम हो जाता है, ठीक है। और ये पोजिशनल पैरामीटर है तो हम डायरेक्ट उस कॉलम का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ वैल्यू इक्वल टू, ठीक है, वैल्यू या वैल्यूज यू हैव टू आइडेंटिफाई। आप देख लीजिएगा इसका सिंटैक्स। तो यहाँ पर चूंकि इसकी पोजीशन थर्ड पैरामीटर, इसलिए इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू दे सकते हैं। इस तरह से देखी जाए तो ये कमांड आपकी करेक्ट हुई और वो पोजिशनल पैरामीटर के साथ इक्वल टू करके भी लिख सकते हैं, दैट इज LOC इक्वल टू कॉलम इक्वल टू कॉमा वैल्यूज इक्वल टू वैल्यूज और वैल्यू। देयर इज ए लिटिल डाउट, यू कैन जस्ट क्लैरिफाई इट। मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ गूगल से, यहाँ से सिंटैक्स निकाल देता हूँ आपके लिए। Syntax of insert function in pandas data frame. Syntax of insert function in pandas in data frame. तो यहाँ से आप देखेंगे इंसर्ट में पहला है LOC, दूसरा है कॉलम, तीसरा है वैल्यू, चौथे को आपको मैंने यूज़ नहीं कराया है। तो ये इसके पैरामीटर LOC इक्वल टू 4, कॉलम इक्वल टू बोनस एंड वैल्यू इक्वल टू जो आपने लिखा हुआ है ये लिखा जा सकता है, दैट इज नॉट वैल्यूज, दैट इज नॉट कॉलम्स। ओके, सो इन दैट वे df डॉट इंसर्ट, यहाँ पर आप LOC इक्वल टू, यहाँ पर आप कॉलम इक्वल टू, यहाँ पर आप वैल्यू इक्वल टू लिख सकते हैं, अदरवाइज दैट इज ऑप्शनल। 54वां क्वेश्चन है, 54th क्वेश्चन, डेटा एनालिस्ट क्रिएटेड न्यू डेटा फ्रेम विद ओनली वन कॉलम HRA as df1 equal to pd dot data frame HRA colon all these 6 values for 6 rows. Now choose the appropriate command to add this data frame column wise. अब इस डेटा फ्रेम को कॉलम वाइज ऐड करना है, यानी कि आखिरी कॉलम यहाँ पर आना चाहिए आपका HRA, ठीक है, वो ऐड करना है। ऐड करने के लिए यहाँ पर डेटा फ्रेम को दो तरीके से ऐड किया जा सकता है किसी डेटा फ्रेम में, कॉनकैट फंक्शन से रो वाइज और कॉलम वाइज। तो इसको हम कॉलम वाइज ऐड कर रहे हैं, इसलिए हमें कमांड लिखनी होगी df इक्वल टू pd डॉट कॉनकैट df1 कॉमा df2 एक्सेस इक्वल टू 0, तो रो वाइज करेगा, यानी एक इसके नीचे बॉटम में ऐड करेगा दूसरा डेटा फ्रेम को, और df इक्वल टू pd डॉट कॉनकैट df1 कॉमा df2 एक्सेस इक्वल टू 1, ये आपको कॉलम वाइज ऐड कर देगा, लास्ट कॉलम वहाँ पर ऐड हो जाएगा, रो वाइज नहीं करेगा। और ये इसको क्यों नहीं करेगा, df कॉमा df2 df1 कॉमा df2 ये स्क्वायर ब्रैकेट में होना चाहिए लिस्ट के फॉर्म में, और यहाँ लिस्ट के फॉर्म में एक्सेस इक्वल टू 1 लिखा हुआ है।
और यहाँ भी pid.concat df1 df2 x is equal to 1, pd.concat df1 df2 x is equal to 1। यहाँ डबल इक्वल टू लिखा हुआ है, यहाँ पर सिंगल इक्वल टू 1 लिखा है। और ये अनफॉर्चुनेटली ये दोनों कमांड सेम हो रही हैं, df इक्वल टू pd.concat ये वाली और df इक्वल टू pd.concat ये वाली भी सेम है। यहाँ मैं इसको pd.concat की बजाय df.concat लिख देता हूँ, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा और ये आपका df इज इक्वल टू pd.concat ब्रैकेट में df1 df2 इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट x इज इक्वल टू 1, दिस विल बी द करेक्ट कमांड। ठीक है, ये आपकी कमांड करेक्ट हो जाएगी, बी पार्ट इज द राइट आंसर। ओके, नाउ 55 क्वेश्चन है आपका कि द डेटा एनालिस्ट हैज सेट एम्प्लॉय नंबर कॉलम एज रो इंडेक्स। आप रो का इंडेक्स किसी भी कॉलम को सेट कर सकते हैं सेट इंडेक्स नाम का मेथड यूज करके, बाय राइटिंग द कमांड df इक्वल टू df डॉट सेट अंडरस्कोर इंडेक्स एम्प्लॉय नंबर। इस कमांड से आपका एम्प्लॉय नंबर वाले कॉलम को इंडेक्स सेट किया गया है। नाउ हेल्प टू चूज द अप्रोप्रिएट कमांड फॉर सेटिंग द प्रीवियस डिफॉल्ट रो इंडेक्स। कह रहे हैं कि अब इसको हटाना है। अभी आपने इस कमांड से पहले सेट कर दिया था, मान लो एम्प्लॉय नंबर वाला कॉलम दैट हैज बिकम द इंडेक्स, ये वाला जो कॉलम है इंडेक्स बन गया था मान लीजिए, यूजिंग दिस कमांड दैट हैज ऑलरेडी बीन डन। आफ्टर दैट अब आप चाहते हैं कि वापस उसकी इंडेक्स 0 1 2 3 4 हो जाए, तो इसमें से कौन सी कमांड चूज करेंगे? ठीक है, रीसेट इंडेक्स, ये गलत मेथड है, रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स होता है। तो आपका df इक्वल टू df डॉट रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स अपने आप वो क्या करेगा, प्रीवियस इंडेक्स ढूंढ लेगा 0 1 2 3 4 5, एम्प्लॉय नंबर पे जो इंडेक्स लगा था उसे हटा देगा, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका सर्च कर लेगा और इट विल रीसेट द इंडेक्स टू डिफ़ॉल्ट दैट इज 0 1 2 3 4 5। रीसेट इंडेक्स गलत है, रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स, यहाँ एम्प्लॉय नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, इन प्लेस टू इक्वल टू लिखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्योंकि यहाँ पर मैंने रीअसाइन कर दिया है, so this is the best command for this, automatically the default index will be restored। तो इस तरह से ये कमांड आप लिख सकते हैं। आपने देखा टोटल 55 क्वेश्चन का ये पेपर सेट कंप्लीट होता है इस तरह से, और शायद आपको ये पेपर समझ में आया होगा। ये हम इसकी जो मार्किंग स्कीम है ये भी मैं इसके साथ अटैच कर दूंगा। ये आपको अटैच कर दिया जाएगा सारा, इसके अंदर आंसर्स लिखे हुए किस प्रश्न का कौन सा उत्तर है और उस आंसर में क्या लिखा हुआ है, कंटेंट दैट इज आल्सो written in this marking scheme। So both of these files will be attached with a link given in the what do you say, in the description box of the video। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक दे दिए जाएंगे मार्किंग स्कीम के और पेपर के दोनों के, जहां से आप डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए उसे रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस वीडियो को देखा और समझा, सारी जानकारी ली। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उनका भी भला हो सके, उन्हें भी आने वाले टर्म 1 एग्ज़ामिनेशन में अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।